हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने 1 से 13 तक की प्रश्नावली है उनका रिवीजन पहले कर लिया है। आज हम देखो 14 की प्रश्नावली है, इसका भी लगभग रिवीजन कर लिया। अब देखो कुछ और विशेष प्रश्न है, देखो उनकी हम बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में देखो आपका आगे प्रश्न आता है कि जब आपके पास दो समतल परस्पर लंबवत आए तो आपको लेमडा का मान कैसे प्राप्त करना है। अब देखो जिससे मान लो मेरे पास एक तो ये समतल है मान लो कोई भी, और इसका क्या है, ये अभिलंब है इसका, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल है। और दूसरा मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास दूसरा प्लेन मान लो ये आ रहा है इस तरह से, ये प्लेन है मान लो, और इसका अभिलंब क्या हो गया, ये हो गया, ये इसका तो N1 है, इसका क्या है N2 है। देखो जब दो आपके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं तो उनके अभिलंब भी आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको यहाँ पर अभिलंब वाली वो शर्तें लगानी है। तो देखो इसी श्रृंखला में हमारे पास क्या देगा, यानी मानक समतल की समीकरण यानी R डॉट N के बराबर P से तुलना करने पर, और जैसे आप तुलना कराओगे तो यहाँ पर देखो जो इसका पहले वाले का अभिलंब N1 है वो तो मेरे पास क्या आ गया, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस लेमडा के कैप ये आ गया। और दूसरे का जो N2 वेक्टर है अभिलंब का वो आ रहा है 3i गैस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार आपको पता है कि दोनों अभिलंब आपकी क्या बिल्कुल लंबवत है यानी परपेंडिकुलर दोनों। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी दोनों का अदिश गुणनफल बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर N1 का मान तो मेरे पास है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस लेमडा k कैप डॉट, इसी तरह जो आपका N2 वेक्टर है उसका मान आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बराबर क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये 2 3 से गुणा करके 6 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 2 आ रहा है, फिर प्लस का 2 लेमडा आ रहा है बराबर 0 आ रहा है। अब मेरे पास आ गया 4 प्लस 2 लेमडा बराबर 0 आ रहा है, और जो 2 लेमडा है वो -4 के बराबर, लेमडा -4/2, और लेमडा मेरे को कितना प्राप्त हो गया है, -2 प्राप्त हो गया है। तो ये आपको लेमडा का मान प्राप्त करना है जब दो प्लेन आपके पास क्या है आपस में परपेंडिकुलर आए, यानी जब दो समतल आपस में लंबवत आए तो आपको ये शर्तें लगानी है। अब देखो दूसरी बात, और ये देखो दोनों बातें देखो आपको भी बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब दो समतल आपको लंबवत हो तो N1 डॉट N2 का मान 0 होता है। अगर दो समतल आपके समांतर हो तो N1 वेक्टर का मान क्या आएगा, आपका लेमडा N2 के बराबर आएगा, ठीक है ना, जहाँ पर लेमडा का मान आपके कोई भी अचर संख्या हो सकती है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और कल आपने देखो दो समतलों के बीच का आपने कोण प्राप्त करना सीखा था। दो समतलों के बीच का कोण, तो उसका आपने तरीका ये सीखा था कि जैसे मान लो आपके पास एक समतल ये है और मान लो दूसरा समतल आपके पास क्या है, ये है। देखो इनके समतलों के मतलब बीच का कोण आपको ये थीटा निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या किया था, इसका आपने विलंब ये लिया था यहाँ वाला, और मान लो आपने इसका विलंब क्या लिया था, मान लो इसके ऊपर ये लंब है तो ये आ जाएगा इस तरह से। और देखो इनके बीच में तो कोण बटा वो आपको थीटा वहाँ पर प्राप्त करना था। तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा था कि cos थीटा बराबर आएगा N1 डॉट N2 वेक्टर बट्टे में N1 वेक्टर का परिमाण और N2 वेक्टर का परिमाण। ये आपने उनका कोण निकालने के बारे में सीखा था। अब देखो दूसरी बात, अब अगर आपको दो मतलब एक समतल और एक रेखा के बीच में कोण पूछ ले, एक समतल व रेखा के मध्य कोण, यानी प्लेन और लाइन के बीच में जब आपको कोण प्राप्त करना है तो देखिए इसमें मान लो मेरे पास ये तो क्या रहा है, कोई प्लेन आ रहा है पहले एक बार, ठीक है ना, और ये प्लेन का क्या हमारे पास नॉर्मल है, ये N1 वेक्टर क्या प्लेन का नॉर्मल है। अब एक रेखा है, मान लो वो रेखा क्या कर रही है, वो मान लो रेखा इस तरह से जा रही है, इस प्लेन के साथ वो कुछ इस तरह से कोई एंगल बना रही है प्लेन के साथ ये रेखा, ठीक है ना, थीटा। लेकिन आपको कोण निकालना है तो आपका कोण प्लेन का तो कुछ होता नहीं, आपको पता है वैसे मेन सारा काम और करता है इसमें, ये जो N1 है वो करता है, और रेखा आपकी क्या है
जिससे मान लो मेरे पास है ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म में रेखा आपकी। तो रेखा में दिशा का काम कौन करता है? ये बी वेक्टर इसकी दिशा दिखाने का काम करता है और प्लेन के लिए दिशा दिखाने का काम करता है। जो इसका एन वेक्टर होता है वो इसकी दिशा दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो, जब आपको इनके बीच का कोण तो वास्तव में ये निकालना है ना, लेकिन हमें यहाँ पर पहले क्या कोण निकालें? हम ये कोण पहले निकालेंगे। तो इससे पहले आपको ये कोण थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस थीटा का मान आपके पास क्या आएगा? एन डॉट बी बटे में क्या आएगा? एन का परिमाण और बी का परिमाण। लेकिन साथ में आपको और क्या करना है? आपको तो ये कोण चाहिए इधर वाला, तो ये कोण क्या होगा आपका? 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसको आप क्या लिख दोगे? इसको आप यानी जो आपका ये वाला कोण बनेगा इसको आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। और साइन थीटा का मान मेरे पास क्या आ गया? एन डॉट बी और एन वेक्टर माइनस इंटू बी वेक्टर। ये आपको साइन थीटा की फॉर्म में जब इसका मान वो आपका निकलेगा, कब? जब आप इससे ये मान प्राप्त करोगे तब। यानी थीटा का मान अगर आप यहाँ पर क्या रखोगे? 90 माइनस थीटा रखोगे आप, तो आपका मान क्या बन जाएगा इसमें? साइन थीटा, ठीक है ना। आपको तो ये कोण प्राप्त करना है, तो मान क्या आपका? साइन थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है, जब दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है तो हमेशा कोस थीटा काम आएगा, और जब आपको दो समतलों के बीच में कोण निकालना है तो भी कोस थीटा काम आएगा। लेकिन जब एक समतल और एक रेखा के बीच में कोण निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो, हम एक समतल और एक देखो रेखा के बीच में कोण निकालना भी सीख रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रेखा रही है, यानी रेखा व समतल के मध्य कोण। तो देखिए, हम इस तरह का कोई भी एक प्रश्न पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास रेखा क्या है? मान लो कि जो मेरे पास रेखा है वो मान लो ये इस तरह से आ रही है, x प्लस 1/3 बराबर y माइनस 1/2 बराबर फिर है z माइनस 2/4। उसके बाद मान लो मेरे पास समतल आ रहा है 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 4 बराबर 0। ये देखो, आपको एक समतल और रेखा दी गई है और आपको यहाँ पर भी क्या करना है? रेखा और समतल के मध्य जो कोण है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर कार्तीय फॉर्म है तो आप कार्तीय फॉर्म के हिसाब से इसको कर सकते हो, और अगर आपके पास मान लो कार्तीय फॉर्म नहीं, फॉर्मूला याद है, तो आप वेक्टर फॉर्म में भी इनको बदल सकते हो। तो देखिए, अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हो वेक्टर फॉर्म बटा आपने, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास? एन डॉट बी बटे में आएगा एन का वेक्टर बी का वेक्टर। ये आपने एक रेखा और समतल के बीच का जो कोण होता है उसको प्राप्त करने का आपने फॉर्मूला सीखा है। अब यहाँ देखिए, मेन काम क्या आपका? एन और बी चाहिए आपको। यहाँ पर एन तो क्या आपके पास और बी है, वो आपके पास कितना है? हम एक बार यहाँ पर एन और देखो बी है, उनका मान एक बार हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, एन और बी का मान आप कैसे प्राप्त करोगे? तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप ऐसा कर लो कि रेखा जो है उस मतलब जब आप वेक्टर फॉर्म काम में लोगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपका एन डॉट बी, एन का वेक्टर और बी का वेक्टर। अगर आप इसमें कार्तीय फॉर्म काम में लेते हो तो जैसे मान लो कि एन वेक्टर का मान आपका क्या होता है? मान लो ये होता है इसका, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये इसको आप A2 मान लो, इसको B2 C2 मान लो। और रेखा जो बी है इसमें क्या आता है? मान लो इसका A1 आई कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला ये काम आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और रूट में आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये इसका कार्तीय फॉर्मूला काम आपका आ सकता है। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? इस रेखा और समतल के बीच में आपको कोण प्राप्त करना है। तो देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस रेखा को पहले आप सदिश रूप में लिख दो, यानी सदिश रूप में बदलने पर जब आप इनको सदिश रूप में बदलोगे ना, तो देखो रेखा का मान तो क्या हो जाएगा आपका? r बराबर a। अब ये का मान आपका ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई कैप ये किसका आएगा? आपका माइनस का आएगा, और प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप प्लस लेमडा, और जो b है उसका मान आ गया मेरे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस में 4 k कैप, क्योंकि ये आपका पासिंग पॉइंट होता है, ये आपका पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है ना। और अगर आप समतल को लिखना चाहें तो देखिए, समतल को लिखने के लिए आप ऐसा कर लो, इसको आप यूँ लिख दोगे 2 आई कैप प्लस
जे कैप माइनस 3 के कैप और प्लस में 4 बराबर 0। क्योंकि आप यहाँ पर 4 को प्लस से रखो या माइनस रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको मूल बिंदु से दूरी वाले आप फॉर्म नहीं बनाते हैं, यानी जब आप आर डॉट एन कैप की फॉर्म नहीं बनाएंगे ये फॉर्म, तब तक आपका यहाँ पर ये 4 प्लस में हो माइनस में हो किधर हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये कैसे भी आपका हो सकता है। लेकिन जब आप मूल बिंदु से दूरी वाले, यानी जब आप अभिलंब रूप बनाते हो ना, समतल का जो अभिलंब रूप होता है आर डॉट एन कैप बराबर डी, उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि ये मान आपकी क्या होती है, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल बिंदु से दूरी होती है। ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी होती है। ये क्या होता है, उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आपका होता है। ठीक है ना। अब देखो इसको जब आप सरल करते हो आगे, तो यहाँ पर देखो मेरे पास मेन जो वेक्टर बी है उसका मान तो आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और जो वेक्टर एन है वो आ गया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। अब जब आप लिखोगे यानी समतल तथा रेखा के मध्य कोण, तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन थीटा बराबर एन डॉट बी बटे में एन का परिमाण और बी का परिमाण। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको सरल करना आगे। तो देखिए मेरे पास साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन का जो मान है मेरे पास आ रहा है 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 3 के कैप, और डॉट जो आपके पास अभी यहाँ पर बी वेक्टर है उसका मान है मेरे पास कितना, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप बटे में आपको इन दोनों का जाना है परिमाण। तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 1 प्लस 9, इसका भी आएगा 9 प्लस 4 प्लस 16। तो साइन थीटा का जो मान है वो मेरे पास आ गया 6 प्लस 2 माइनस 12 बटे में कितना रहे, ये √14 हो गया है, और ये जो मान आपका है वो √29 आपको प्राप्त हो गया है। अब साइन थीटा का मान देखो मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर वाला देखो मान आपका क्या है, पहले 8 हो गए तो ऊपर बच रहे माइनस के 4 बटे रूट में क्या रहे √14 इंटू √29। अब आपको पता है कि जो √14 और √29 है वो सरल तो होंगे नहीं, सरल नहीं होंगे तो आप इनको एक साथ गुणा कर सकते हो। तो साइन थीटा का मान मेरे पास क्या देगा, -4 बटा रूट में ये 406 हो जाएंगे, और थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स -4 बटा √406। तो ये आप इस तरह से एक समतल और एक रेखा के मध्य आप कोण प्राप्त कर सकते हो। मैंने बोल दिया आपको कि जब दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना हो तो भी cos थीटा काम आएगा, जब दो समतलों के बीच में कोण निकालना हो तो भी cos थीटा काम आएगा, लेकिन जब एक समतल और एक रेखा के बीच में कोण निकालना हो तो क्या आएगा, साइन थीटा काम आएगा। दूसरी बात और देखिए आप, मैंने आपको ये बता रखा है जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो दोनों का समांतर जो सदिश होता है वो दोनों में एक ही काम आएगा, यानी जो वेक्टर बी होगा वो दोनों में सेम ही काम आएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये रेखा है r बराबर a प्लस लेमडा बी, अगर आप इसके समांतर को दूसरी रेखा लेंगे तो अभी इसमें क्या आएगा, यहाँ वाला मान आपका देखो कुछ भी देगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, लेमडा भी आपका समान आएगा। मतलब ये दोनों आपके वेक्टर है ना, ये दोनों में आपके बिल्कुल क्या आएंगे, समान आएंगे जब दो रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है ना। इसी तरह देखो आपको प्लेन के बारे में याद रखना है, r डॉट n वेक्टर बराबर p, फिर मान लो r डॉट n वेक्टर बराबर q। तो अगर दोनों आपस में ये समांतर है तो भी आपका n बिल्कुल किसके आएगा, n के बराबर सीधा काम आएगा जब दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये तो आपने अभी किसके बारे में सीखा है, जब दो प्लेन आपके आपस में क्या हो, समांतर हो, जब दो रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, उस कंडीशन में उनका जो जिस दिशा में वो उनकी दिशा होती है वो दिशा वाला वेक्टर उनका डायरेक्ट सीधा काम आता है। अब लेकिन दूसरी बात याद रखना है, जब दो रेखाएं आपके परस्पर लंबवत हो, यानी मेरे पास एक तो क्या रही है r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, एक दूसरी है मेरे पास r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। अब देखो जैसे मान लो आपकी ये रेखा r1 है, ये मान लो आपकी r2 रेखा है, अगर ये r1 r2 पर लंबवत हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा, b1 डॉट b2 है ना, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
ये सब देखो आपको प्लेन के बारे में भी याद रखनी है। जैसे मान लो मेरे पास ये P1 आ रहा है, फिर मान लो मेरे पास ये r डॉट n2 वेक्टर बराबर मान लो ये P2 आ रहा है। अगर ये दोनों भी परस्पर लंबवत हैं तो आपको पता है कि जो n1 अगर आपका n2 पर लंबवत होगा तो n1 डॉट n2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखना है। लेकिन अब देखिए, जब एक रेखा और समतल लंबवत हो, इस बात को आप ध्यान रखना, जब रेखा और समतल लंबवत हो तो आपके यहाँ पर ये डॉट वाली शर्त नहीं बनेगी, तब दोनों के वेक्टर समान काम आएंगे। देखो क्यों, समतल ही होता है मेरे पास, मान लो समतल की देखो खुद की कोई दिशा नहीं होती है। समतल पर जो अभिलंब होता है मैन दिशा निर्धारण काम क्या करता है, ये एन ही करता है। समतल में दिशा निर्धारण का काम कौन करता है, जो इसका अभिलंब होता है वो इसकी दिशा को निर्धारित करने का काम करता है कि समतल आपका किस दिशा में है, ठीक है ना। अब देखो रेखा, अगर देखो रेखा और समतल देखो दोनों आपके लंबवत हो, ये मान लो रेखा है मेरे पास कोई भी r बराबर a प्लस लेमडा b, तो देखिए जब दोनों आपस में लंबवत है, देखो रेखा और देखो समतल दोनों लंबवत है, लेकिन रेखा और ये दोनों आपस में क्या समांतर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये दोनों लंबवत होंगे तो n वेक्टर बिल्कुल किसके काम आएगा, सीधा आपका b के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या रहेगी, बिल्कुल आपकी समान रहेगी। जिस दिशा में आपका n है उसी दिशा में आपका क्या है, वेक्टर b है। ये कब लगानी है शर्त, जब समतल और रेखा दोनों आपस में क्या हो, लंबवत हो। अब देखो दूसरी बात, जब समतल व रेखा परस्पर क्या हो, समांतर हो। अब देखो इस बार हमारे पास क्या है, समतल व रेखा परस्पर समांतर हो। अब आप समांतर की बात करें, समांतर होने का मतलब ये तो मेरे पास क्या रहा है, समतल आ रहा है, ये मान लो मेरे पास कोई रेखा है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ये रेखा है वो समतल के बिल्कुल क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो देखो जब ये रेखा आपकी r बराबर a प्लस लेमडा b, ये रेखा आपकी समतल के समांतर है, जबकि आप जानते हैं समतल की कोई दिशा नहीं होती है। समतल में दिशा निर्धारण का काम कौन करता है, उसका अभिलंब करता है। तो ये अभिलंब के साथ बिल्कुल क्या आएगी, लंबवत आएगी, ठीक है ना। अरे समतल का मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास बोर्ड है, ये बिल्कुल समतल है, तो इसकी दिशा निर्धारित कैसे करोगे आप, इसकी कैसे मानोगे, नहीं मान सकते ना आप। तो इसके लिए दिशा का काम कौन करेगा, जो इसके ऊपर अभिलंब आएगा, यानी जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, ये इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत आ रहा है ना, तो ये इसकी दिशा देना काम करता है, यानी समतल है उसके अभिलंब की दिशा क्या है, इस साइड में ऐसे, ठीक है ना, ऐसी दिशा इसकी। तो इसी हिसाब से क्या है, ये इसके ऊपर लंबवत है समतल पर, तो ये रेखा पर भी क्या हो गया, बिल्कुल लंबवत हो गया है। जब ये लंबवत हो गए हैं तो आपको इसमें शर्त लगानी पड़ेगी कि जो n डॉट b बराबर क्या आएगा आपका, 0। ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। जब एक रेखा और समतल परस्पर क्या हो, समांतर हो, उस कंडीशन में n डॉट b क्या आएगा आपका, 0 आएगा। n डॉट b बराबर 0, जहाँ पर n तो क्या है, समतल के अभिलंब की दिशा है, और b क्या है, रेखा की दिशा में आपका जो सदिश है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो जब आपको कुछ इस तरह का सवाल पूछ ले तो देखिए हम एक ऐसा सवाल भी कर लेते हैं जिसमें आपको क्या करना है, जब एक रेखा और समतल आपको परस्पर लंबवत दिए जाएं और समांतर दिए जाएं तो आपको m वगैरह का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखो मैं एक ऐसा प्रश्न आपको भी करवा देता हूँ जिसमें क्या रहा है, हमारे पास एक समतल है, वो रेखा के बिल्कुल क्या रहा है, समांतर आ रहा है। तो देखो इसी श्रृंखला की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक रेखा है मेरे पास r बराबर आ रही है, यानी i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस में k कैप प्लस लेमडा, फिर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप। ये तो मेरे पास रेखा है और समतल मेरे पास क्या रहा है, समतल यानी जो प्लेन है मेरे पास वो ये आ रहा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप और बराबर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये देखो दोनों परस्पर समांतर है, तो आपसे यहाँ पर m का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार देखो मेरे पास यहाँ पर जो n वेक्टर है उसका मान तो आ रहा है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस mk कैप। ये तो प्लेन से आपने n निकाल लिया, इसकी दिशा में जो अभिलंब था उसका मान, और देखो रेखा की दिशा में आपने b वेक्टर का मान क्या निकाला, b हमेशा कौन सा, जो लेमडा के साथ वो होता आपका, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। देखिए आपको पता है दोनों आपस में समांतर है, यानी रेखा तथा समतल, रेखा तथा समतल परस्पर समांतर है।
और मैं आपको समझा चुका हूँ, जब रेखा और समतल समांतर होते हैं तो जो समतल का अभिलंब होता है वो रेखा पर बिल्कुल क्या आएगा, लंबवत आएगा। इसका मतलब n डॉट b बराबर क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 3 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का m k कैप है वो किसके डॉट प्रोडक्ट में आएगा, वो आपका 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो इसको आप आगे सरल करोगे तो हमारा आपका आएगा 6 माइनस 2 प्लस 2m बराबर 0 आ रहा है। अब यहाँ पर 2m प्लस 4 बराबर क्या आ रहा है, 0। 2m बराबर आ रहा है माइनस का 4, m बराबर आएगा माइनस का 2। तो इस तरह से आप जो m है उसका मान आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। ये हमने अभी सीखा है, यानी एक समतल एक रेखा के अगर परस्पर समांतर हो तो आपको लेम्डा का मान कैसे प्राप्त करना है या आपको m का मान कैसे प्राप्त करना है, वो सारी बातें आपने सीख ली है। तो ये देखो हमने समतल के बारे में कुछ विशेष बातें सीखी थी। अब देखो इस प्रश्नावली में कुछ 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट और हैं, वो भी देखो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 14, देखो विविध की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस विविध प्रश्नमाला में अगर आप बात करें तो देखो इसमें आपको कुछ प्रश्न है वो देखो ध्यान में रखने हैं। जैसे इसमें मेरे पास एक तो प्रश्न ये आ रहा है पहले, यानी आपको प्रश्न संख्या 14 का दिया गया है विविध प्रश्नमाला में। यानी जब आप 14 की विविध पढ़ते हो तो उसमें देखो आपका प्रश्न संख्या 14 है। देखो इसमें आपके पास एक रेखा है जो क्या कर रही है, इन बिंदुओं से गुजर रही है। यानी पहला बिंदु है वो तो आ रहा है मेरे पास ए बी सी, दूसरा बिंदु बी है वो मेरे पास आ रहा है ए डैश बी डैश और सी डैश। और इसमें लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। मतलब ये रेखा क्या करती है, साथ में मूल बिंदु से गुजरती है। मान लो सी यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है 0 0। ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु से गुजरती है यदि कब, जब आपके पास क्या आएगा ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश बराबर क्या आएगा, पी पी डैश आएगा। और जहाँ पर P और P डैश क्या है, इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियाँ आपको दी गई है। यानी जो मूल बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं की आपको क्या दी गई है, आपस में जो दूरियाँ है वो आपको दी गई है। यानी P दूरी तो किसकी है, इस बिंदु A की C से दूरी है, और जो P डैश है वो बिंदु B की क्या है, C से दूरी है। ठीक है ना। अब देखो हम सवाल की बात करते हैं। सवाल में ये लिखा हुआ है, एक रेखा आपके पास जो इन दो बिंदु से गुजर रही है, और इसने लिखा कि अगर आपके पास ये शर्त हो तो सिद्ध करो कि वो मूल बिंदु से गुजरेगी। हम यहाँ पर प्रश्न में क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से गुजरने वाली बात पहले मान लेंगे, और अब हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा आपकी इस तरह की बात क्या करेगी, सिद्ध करेगी। ठीक है ना। तो देखो इसको हल, तो आपको लिखना है, माना रेखा ए बी सी बी ए डैश बी डैश सी डैश तथा सी यानी 0 0 से गुजरती है। अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है इसमें कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर आएगा पी डैश। ये आपको इसमें अभी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके देखो हल की बात करते हैं। पहला काम तो आप ऐसा कर लो कि इस बिंदु ए की पहले आप सी से दूरी निकालो। यानी बिंदु ए बी सी की बिंदु सी यानी 0 0 0 से दूरी, जब आप इसकी से दूरी निकालोगे तो उसको आप एक बार P से लिख दो, और जो आपके पास क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास माना आएगा 0 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस b का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस c का होल स्क्वायर। इससे मेरे पास p का मान आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या p स्क्वायर का मान आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक तो पहले आपने ये रिलेशन प्राप्त कर लिया है कि जो p स्क्वायर है वो मेरे पास क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपको c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार
जो आपका पी डैश स्क्वायर है ना, वो भी क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। यानी जिस तरह से आपने p का मान प्राप्त किया है उसी तरह से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो p डैश स्क्वायर है उसका मान भी आप प्राप्त कर लेंगे। और p डैश स्क्वायर का मान मेरे पास क्या आ गया है, a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर। इस तरह से आप इसका जो मान है वो प्राप्त कर लेंगे। अब देखो आगे, सबसे पहले आपने यहाँ इतना कर लिया ना। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे आगे, इस क्वेश्चन को देखो आप आगे करने के लिए ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण है वो बनाते हैं। ठीक है ना। समीकरण बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है आप इन दोनों को काम में पहले गुजार लो, चाहे इन दोनों से पहले गुजार लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने पहले लिख दिया, यानी बिंदु ए बी सी तथा सी 0 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो जब आप इसका समीकरण बनाओगे तो आपके पास आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x माइनस a बटा 0 माइनस a, y माइनस b बटा 0 माइनस b, y माइनस सी बटा 0 माइनस सी। और जब आप इसको सरल करोगे तो देखो आपका मान आ रहा है x माइनस ए बटा माइनस का a, y माइनस b बटा माइनस का b और z माइनस सी बटा माइनस का c। ये तो पहले आपने इस तरह का एक जो मान वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो दूसरी बात, साथ में ये रेखा आपकी साथ में इस बिंदु से भी गुजर रही है ना, तो आप इसको इससे भी गुजार दो। यानी चूंकि रेखा बिंदु B यानी A डैश B डैश C डैश सेम भी गुजरती है, सेम भी गुजरती है। जब इस बिंदु से गुजारेंगे तो आपको क्या करना है, x y z की जगह ये मान रख देना आपको। यानी A डैश माइनस A बटा माइनस A, B डैश माइनस B बटा माइनस B, C डैश माइनस C बटा माइनस का C। तो देखो सबसे पहले जो माइनस है ना वो तो आप डायरेक्ट सीधा भी को काट सकते हो। यानी देखो माइनस आपका सबका कटा इन तीनों में, माइनस आपने देखो अभी काट दिया है। अब देखो आप ऐसा करेंगे, इस बट्टे वाले एक आप सब में अलग अलग भाग लगा दो। यानी a डैश बटा a माइनस 1 बराबर आएगा b डैश बटा b माइनस 1 बराबर आएगा c डैश बटा c माइनस 1। यानी जो बट्टे वाली संख्या थी उसका आपने सभी अंश में क्या कर दिया है, समान रूप से भाग लगा दिया है। अब देखो जो माइनस 1 है वो सबका कट रहा है अभी, और मेरे पास अभी क्या आ गया है, a डैश बटा a बराबर आ गया है, b डैश बटा b बराबर आ गया है, c डैश बटा c। ये आपने अभी एक क्या प्राप्त कर लिया है, इन तीनों में एक विशिष्ट जो संबंध है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको दूसरी बात भी ध्यान रखनी है, जब आपका इन तीनों का अनुपात बराबर है तो ये साथ में आपका p डैश बटा p के बराबर भी आएगा। तो लिखना आपको इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, कि जो a डैश बटा a है वो बराबर आ रहा है b डैश बटा b, बराबर है c डैश बटा c, बराबर आएगा p डैश बटा p के। इसको एक बार आप समीकरण नंबर 2 यहाँ पर मान सकते हो। ये आपने इस तरह से एक संबंध है वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो जब आपने इस तरह का ये संबंध प्राप्त कर लिया है, अब देखिए क्वेश्चन को आपको आगे इसको सोल्व कैसे करना है। तो देखो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, जो इसका बायां पक्ष है उसके लिए आपको a डैश वगैरह है इन सब का आपको मान वो प्राप्त करना है। तो देखिए ये सारा मान हम कहाँ से लेके आएंगे और कैसे लेके आएंगे। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है कि मेरे को a डैश प्राप्त करना है। तो आपने सबसे पहले इस पहले मान को इस अंतिम मान के बराबर रखा। यानी आपने लिखा चूँकि a डैश बराबर आ रहा है किसके, p डैश बटा p के। अब आपको यहाँ पर a डैश चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों को मैं a स्क्वायर से गुणा कर दूंगा। यानी a स्क्वायर a डैश बटा a स्क्वायर p डैश बटा p। मैंने दोनों पक्षों को क्या कर दिया है, a स्क्वायर से गुणा कर दिया है, जिससे देखो आपका a कट रहा है। अभी मेरे पास आ गया a डैश बराबर आ रहा है किसके, a स्क्वायर p डैश बटा p के। इसको आपने एक बार समीकरण नंबर 3 मान ली है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसकी, इसी प्रकार आप लिख दोगे क्या, जब आप इस b डैश बटा b का मान भी p डैश बटा p के बराबर लोगे तो आपको
मान प्राप्त क्या होगा, बी बी डैश बराबर है इसके बी स्क्वायर पी डैश बटा पी, समीकरण नंबर 4। इसी तरह देखो मेरे पास क्या आएगा, सी सी डैश आएगा सी स्क्वायर पी डैश बटा पी के बराबर, ये आ गई 5 नंबर। अब देखिए आपको करना क्या है इस प्रश्न में, आपको देखो इन तीनों को जोड़ना है अभी। तो मैं यहाँ पर इन समीकरण तीनों को जोड़ रहा हूँ मैं, यानी समीकरण 3, 4 व 5 को जोड़ने पर। तो देखो जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मान ए डैश प्लस बी डैश सी डैश और बराबर में आएगा ए स्क्वायर पी डैश बटा पी प्लस बी स्क्वायर पी डैश बटा पी प्लस सी स्क्वायर पी डैश बटा पी। तो ये आपने अभी क्या कर लिया है, इस तरह से जो अपना मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो बाएं पक्ष का मान तो यहाँ पर आपको रखना है सेम। अब देखो उधर वाले मान में आपने क्या कर लिया, देखो सब में आपने पी लघुत्तम लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मैंने सब में से पी डैश बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इनमें, यानी पी डैश मैंने बाहर कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बट्टे मेरे पास क्या आ रहा है, पी आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो आपने अभी सीखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसका मान होता है, ये पी स्क्वायर का मान होता है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर, यानी ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर आ रहा है पी स्क्वायर पी डैश बटा पी, एक पी को काट दो आप, और मेरे पास आ गया ए डैश बी डैश सी डैश बराबर आ गया पी डैश। और यही सवाल में आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मैंने आपको अभी एक विविध प्रश्न माला में एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको भी करवाया है। अब इसी श्रृंखला में आप कुछ और सवाल है वो देखिए, एक जैसे आपका प्रश्न आता है इसमें 15 का सवाल है विविध प्रश्न माला में, वह आप और देख लो कि 15 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। तो देखिए अगर हम 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो उस प्रश्न में आपको ऐसे करना है, यानी आपको इस सवाल में दिया गया है और क्या दिया गया वो देखिए। इस प्रश्न में आपके पास आ रहा है एक समतल का आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है, जो बिंदु किस, यानी आपके पास एक समतल है, ये मान लो समतल आपके पास कोई भी, ये इसका मान लो गुजरने वाले इसका बिंदु आ रहा है पी, जो कितना है -2 1 और 2 इससे गुजरता है, और दो सदिशों के क्या है, बिल्कुल ये समांतर है। ये समतल क्या आपका समांतर है, एक तो इस सदिश के समांतर है, एक मान लो मेरे पास दूसरा सदिश मान लो इधर आ रहा है, इसके भी क्या है, समांतर है। इस सदिश का तो मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है ये, तो जो मेरे पास कितना है माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस में 3k कैप आ रहा है। इसी तरह देखो मेरे पास आ रहा है ये वेक्टर बी आ रहा है आपका बिल्कुल, जो क्या है 5i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप। इन दोनों के बिल्कुल क्या आ रहा है, ये समांतर आ रहा है। समांतर आ कौन रहा है, समतल समांतर आ रहा है। देखो ध्यान से आपका जो समतल है वो इन दोनों के बिल्कुल क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। लेकिन समतल की कोई दिशा नहीं होती, आप जानते हैं समतल में दिशा निर्धारण काम कौन करता है, उसका जो अभिलंब होता है वह करता है। तो मान लो ये समतल का क्या है, अभिलंब है, जो बिल्कुल क्या है इसके ऊपर लंबवत आ रहा है इस तरह से होकर के, ये समतल के आपने दोनों तरफ ले आइए, ये समतल पर लंबवत है। देखो जब ये समतल के समांतर ये दोनों हैं तो ये साथ में इस पर भी क्या आएगा, बिल्कुल लंबवत आएगा, ठीक है ना। और जो आपका समतल का एन वेक्टर है इसको आप एक बार क्या मान लेंगे, आप इसको ai प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। जो अभिलंब है उसके दिक् अनुपात आपने एक बार क्या मान लिए हैं, ABC मान लिए हैं। अब देखिए मैं सवाल को करना कैसे है। तो सबसे देखो पहले आपको उसमें गुजरने वाला बिंदु दिया गया है। जब आपको गुजरने वाला बिंदु दिया जाए और एक आपको अभिलंब के दिक् अनुपात दिया जाए तो समतल का क्या समीकरण होता है। तो आप लिखोगे पहले माना समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, पहले आप देखो यहाँ पर समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात की बात कर रहे हो, जो आपने क्या मान लिए हैं, ABC मान लिए हैं। अब आपको लिखना है बिंदु P यानी -2 1 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ax - x1
प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर क्या होता है, 0 होता है। यह समतल का समीकरण होता है जब आपको अभिलंब के दिक् अनुपात ABC दिया जाए और साथ में आपको गुजरने वाला बिंदु x1 y1 आपको z1 दिया जाए तब। अब देखो यहाँ a का मान तो पता ही नहीं है आपको, x माइनस x1 का मान मेरे पास कितना आ रहा है, x1 का जो मान है मेरे पास वो आ रहा है माइनस का 2, तो क्या हो गया प्लस का 2 प्लस b इंटू वाई माइनस और y1 का मान मेरे पास क्या है 1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 का मान मेरे पास क्या है 2 बराबर 0। इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब देखिए आपको पता है कि जो समतल का अभिलंब है ये n, वो दोनों पर बिल्कुल लंबवत आ रहा है, ये a पर भी लंबवत आ रहा है और ये b पर भी क्या आ रहा है, लंबवत आपका आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार समतल का अभिलंब दोनों सदिशों पर लंब है, यानी इन दोनों पर क्या आ रहा है, बिल्कुल लंबवत आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ क्योंकि जैसे पहले आपका n वेक्टर है वो a पर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके ऊपर लंबवत आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो n डॉट a बराबर क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। जब लंबवत है तो दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस n वेक्टर को इसके ऊपर लंबवत यानी इन दोनों का मेरे को अदिश गुणनफल क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो देखो मेरे पास n का मान तो क्या रहेगा, ai प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और आपको डॉट किसके साथ लिखना है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा मान माइनस में a प्लस में 2b और माइनस में 3c बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बार आप इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करने लिए आप पता है कि जो n है वो आपका b पर भी लंबवत आ रहा है, यानी चूंकि जो n है वो किस पर लंबवत है, b पर लंबवत है, इसलिए मेरे पास n डॉट b भी क्या आएगा, 0 आएगा। n को माना आपने ai bj c के कैप डॉट ये आ रहा है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 0 आ रहा है। इससे मान बनेगा 5a माइनस का b प्लस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब देखो ये आपने समीकरण देखो 2 और 3 प्राप्त कर ली है। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 व 3 को सरल करके पहले आपको ABC के जो दिक् अनुपात है यहाँ पर वो प्राप्त कर लेने हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ अभी समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो देखो 2 व 3 का मतलब ये हुआ कि आपको लिखना है यहाँ पर a फिर माइनस b फिर आपको लिखना है c। अब देखो इनका अनुपात कैसे आएगा, जब पहले आप देखो a की बात करें ना तो आपको इस a वाले अवयव को भूल जाने हैं, इनको गुणा कराया तो आगे क्या मेरे पास है 2 आ गया माइनस, अब इनको गुणा कराया तो क्या आएगा माइनस यानी प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पर होगा प्लस का 3। फिर देखो आप माइनस b की बात कर रहे हो तो देखो माइनस b के नीचे आपको b वाले छोड़ देने हैं, पहले आएगा माइनस का 1 फिर माइनस, इनको गुणा कराया तो माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। फिर देखो हम बात करते हैं सी की, देखो सी के लिए आपको सी वाला मान छोड़ देना है, ये आएगा मेरे पास क्या यानी प्लस का 1 माइनस, और जब आपने इस b के मान को लिया है तो मान क्या जाएगा आपका प्लस का 10, तो यानी क्या होगा माइनस का 10। ये आपने c के बटे में लिख दिया है, यानी a के बटे में तो आपका मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी 2 और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस फॉर्मूला होता है ये प्लस हो गया आपका। जब b के नीचे लोगे आप मान तो माइनस का 1 और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, c के बटे में क्या आएगा प्लस का 1 और माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो a के बटे में तो आ रहा माइनस का 1 माइनस b के बटे में आ रहा प्लस का 14 और c के बटे में आ रहा माइनस का 9। अब देखो माइनस आप देखो तीनों का यहाँ पर काट सकते हो सीधा, तो देखो मेरे पास अब a देखो b अनुपात c का अनुपात मेरे पास क्या आ गया है 1 अनुपात 14 अनुपात 9 आ गया है। अब आप क्या करोगे a b c का मान कहाँ रखना आपको, समीकरण 1 में रखना है। तो 1 में रख दोगे यहाँ पर, अब a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ से 1 लिख दूंगा, 1 इंटू फिर आ रहा है x प्लस 2, फिर b का मान मेरे पास क्या जाएगा, b का मान आ रहा है मेरे पास 14 और उसके बाद में आ रहा है y माइनस 1 प्लस c का मान कितना आ रहा है
9 आ रहा है और बाद में आ रहा है z-2 बराबर 0। ये देखो आपने अभी इसको इस तरह से लिख दिया है। अब आप इसको आगे सल करके जो अभिष्ट समतल है आपका उसका आप समीकरण देखो प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे, इसको आप थोड़ा सा सरल कर लो। ये मेरे पास आ रहा है 1x, फिर 14y, फिर 9z, फिर देखो प्लस का 2 और माइनस का 14, फिर माइनस का 18 बराबर 0। तो आपका मान आएगा x + 14y और फिर प्लस का 9z। इनको देखो ये आपके देखो इसमें 2 घटेंगे तो मान क्या बचेगा आपका 12 और 12 और 18 कितने होगा माइनस के 30 बराबर 0। ये आप समतल का जो समीकरण है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समतल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे उनके बारे में भी स्टडी करवाई है। अब देखो मैं आपको 15 की प्रश्नावली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो उनके बारे में आपको स्टडी करवा देता हूँ। तो देखिए प्रश्नावली संख्या 15 के बारे में। तो देखो 15 नंबर जो प्रश्नावली आपकी है उससे संबंधित अगर आप प्रश्नों की बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता दूं कि 15 के प्रश्नावली में से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे। एक छोटा 1 नंबर का आएगा और एक बड़ा आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। यानी 1 + 3 की फॉर्म में आपको प्रश्न है वो मिलने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम 1 नंबर वाले देखो प्रश्न की बात करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, बस केवल इतना लिखा हुआ कि x + 2y > जैसे मान लो उसने यहाँ पर मान लो 4 कर दिया और y > 0। इसका आपको डायरेक्ट कॉपी में बनाए क्या दिखाना है, इसका हल सीधा दिखाना है। तो सीधा दिखा दोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट x का मान 0 लिया, y का 2 आ रहा है, y 0 लिया, x का 4 आ रहा है। ये रेखा ही आपके पास इस तरह से। अब इसमें करना क्या आपको 0 0 हो गया, पर 0 क्या बड़ा होता है क्या 4 से, तो बिल्कुल गलत बात है। क्षेत्र से क्या देगा इधर देगा, तो इसका ये हल चित्र आप इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है ना। ये तो आएगा बिल्कुल आपके पास 1 नंबर का छोटा सवाल। अब देखो अगर हम बड़े 3 नंबर के प्रश्न की बात करें तो उसमें आपको देखो अधिकतम या न्यूनतम मान है वो आपको ज्ञात करना प्राप्त करना आ सकता है। तो उसके लिए देखो ज़्यादातर अगर हम देखो चांस की बात करें तो उसमें आपको लगभग में तो आजकल अगर हम 3-4 सालों से पेपर का पैटर्न देखें तो वहाँ पर आपको वो जो समीकरण है समस्या है वो आपको बिल्कुल दी जाती है। और अगर मान लो आपको समस्या नहीं भी दी जाए तो भी आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, प्राप्त करना आना चाहिए। अब देखो मैं एक ऐसा प्रश्न ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको अधिकतम और न्यूनतम देखो दोनों मान वो प्राप्त करके सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है z बराबर कितना, ये आ रहा है मेरे पास 5x + 10y आ रहा है मान लो, ठीक है ना। और साथ में व्यवरोध आ रहा है मेरे पास कितना, जो व्यवरोध है वो है x + 2y लेस या ग्रेटर 120। उसके बाद में x + y क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके 60 के। और साथ में x - 2y क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके 0 क्या आ रहा है। इसी तरह से जो आपका x है वो ग्रेटर या इक्वल 0 आ रहा है, y भी क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल 0 आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मान लो आपके पास कोई सवाल आ रहा है, इसमें आपको अधिकतम या निम्नतम इन्हीं में से कोई एक मान आपको मान लो पूछा गया है। तो देखो मैं आपको दोनों चीज़ें वो एक साथ यहाँ पर प्राप्त करना है वो सिखा रहा हूँ। तो देखिए इस सवाल को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि पहले इसमें आपको मैक्सिमम निकालना, ठीक है। पहले मैक्सिमम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर पहला काम यह करना है कि इनको आपको समीकरण रूप में लिखना है। तो मेरे पास आएगा x + 2y = 120, ये मान लो समीकरण 1 है। फिर आ रहा है x + 2y = कितना 60, ये मान लो 2 नंबर है। फिर x - 2y क्या रहा है बराबर 0, ये मान लो 3 नंबर है। और बाकी देखो आपके दोनों सेम आ रही है, ठीक है। उनको आपको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दिखाओ तो आप दिखा दो इनको इस तरह से, ठीक है ना। बाकी उनकी जरूरत नहीं आपको दिखाने की। अब देखो ये तो आपने क्या कर ली है, यहाँ पर जो समीकरण है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब सबसे पहले आपको इन सभी समीकरणों के लिए सारणी बनानी है। तो आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। देखो जब आप समीकरण 1 की सारणी बनाओगे तो देखो इसका बिल्कुल आपको आसान सा तरीका याद रखना है। यहाँ पर आपको x रखना है, यहाँ y रखना है। देखो इस समीकरण नंबर 1 में जो आप x का मान 0 करते हो तो y का मान देखो क्या आएगा 60 आएगा। तो x का मान 0 किया तो y का मान क्या आ गया 60। फिर एक बार आपको y का मान 0 करना है, तो जैसे आपने y का मान 0 किया तो x का कितना आ गया 120।
ये तो इसकी सारणी होगी ना। इसी तरह से आप जो 2 नंबर 3 नंबर है उनकी भी आप क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, यानी समीकरण 2 के लिए सारणी की आप बात कर रहे हो। देखो, जब आप समीकरण 2 की सारणी बनाते हो तो आपको ऐसे बनानी है, यहाँ x मानना है, यहाँ y मानना है, इन दोनों के बार क्या मान लेंगे आप, 0 0 मान लेंगे। अब देखो, जब आपने x का मान 0 किया तो y का मान 60 आ रहा है, और y 0 किया तो x का क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल 60 60 आपको प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद देखो हम बात करते हैं समीकरण नंबर 3 के लिए सारणी। देखो, जब आप 3 के लिए सारणी बनाओगे तो देखो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर 0 0 का रूल नहीं लगा सकते, इसमें आपको रूल अपना चेंज करना पड़ेगा। और फिर कौन सा रूल लगाना आपको यहाँ पर देखो, जो आपको अपना रूल लगाना है, एक बार तो आप x का मान 0 ले सकते हो आप, तो y का मान बिल्कुल क्या रहेगा, आपका 0 आ जाएगा। लेकिन अब आप y का मान 0 लेंगे तो वापस x का मान 0 आएगा, तो 0 0 का आपका एक ही बिंदु आना, आपको 2 बिंदु चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं x का मान यहाँ पर 10 रख दूंगा, ठीक है ना। मैंने x का मान क्या रख दिया है, 10 रख दिया, या मालूम मैंने x का मान 20 रख दिया है। बार चलो, मैंने x का मान 20 रख दिया है। अब देखो x का मान 20 रखोगे यहाँ पर, तो उधर जाके 20 माइनस का हुआ, माइनस कट रहा दोनों तरफ, और 2 से भाग दिया, कितना आ गया आपका मान, 10 आ गया। तो y का मान क्या आ रहा है मेरे पास, 10। जब आप x का मान क्या लेंगे, 20 लेंगे तब। अब देखो हम आगे बात कर रहे हैं, इनका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसकी आप बातें कर रहे हो। तो देखिए, जब आप इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसमें आपको ऐसे करना है कि हम इनको ग्राफ में दिखाएंगे पहले। तो देखो, ग्राफ में दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से एक बार, ठीक है ना। अभी इसको मिटाता हूँ मैं। तो जब आप इसका ग्राफ दिखाओगे तो आपको क्या करना है, ग्राफ में बिल्कुल ऐसे 2 लाइनें लेनी सीधी इस तरह से। एक लाइन आप ये लेंगे और दूसरी लाइन आप लेंगे ये x मानना है, ये x डैश, ये y मानना है, और ये y डैश यहाँ पर मानना आपको 0, ठीक है ना। अब देखो, ये आपने इस तरह से दिखा दिया है। अब देखो, आपका जो बड़े से बड़ा मान है वो बिल्कुल देखो 120 तक आ रहा है। तो या तो आप यहाँ पर 10 से लिख लो, या आप इसमें 20 का अंतर वो मान सकते हो। चलो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, 20 का अंतर मान लेंगे, ठीक है ना। तो 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120, ऐसे आपको ये लिखने हैं। फिर आएगा -20, -40, -60, -80, -100, फिर 20, 40, 60, 80, 100 और 120। इसी तरह आप लेंगे 20 माइनस में, फिर 40, -60, -80, इतना बहुत है। अब देखो, सबसे पहले x का मान 0, y का 60 आ रहा है, तो y का मान 60 आपका यहाँ जाएगा। फिर x का आ रहा है 120, तो मान लो x का 120 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इनको देखो, बिल्कुल आपको दोनों को स्केल से मिलाना है, और स्केल से मिलाते हुए आप इनको आगे तक बढ़ा देंगे। अब यहाँ तो बिंदु लिखा जाएगा आपका कितना, 0,60 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 120,0 लिखा जाएगा। और देखो, साथ में आपको एस्मिका का नाम भी लिखना है। एस्मिका का नाम आपका है x + 2y लेस या ग्रेटर 120, ये आपका हो गया एस्मिका का नाम। अब देखो, दूसरे का में आपका x का मान 0, y का 60, फिर y का 60, x का 0 आ रहा है, तो मतलब दोनों का मान बिल्कुल आपका 60 60 आ रहा है ये। तो इनको भी आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, और ऐसे आप इनको आगे तक बढ़ा देंगे। तो अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ तो बिंदु ही आपका, यहाँ वाला बिंदु आपको क्या मान लेना है, 60,0 आपको इसमें मान लेना है। और जो एस्मिका का नाम है, ये नाम आप इसका क्या लिख दोगे, इसका नाम हो गया x + y ग्रेटर या इक्वल क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। 2 रेखाएं होगी आपके पास। अब देखो, तीसरी एस्मिका को आपको फिर से अगर आपने दिखाना है, तो देखो तीसरी एस्मिका के लिए आपके पास x का मान 0 0, यानी एक तो मूल बिंदु आएगा हमारे पास यहाँ पर, ये रहा। फिर आ रहा है x का 20 और y का 10 आ रहा है, तो x का देखो 20 इधर आएगा, और y का 10 आपका इधर आ जाएगा यहाँ पर। इनको देखो, जब आप स्केल से मिलाओगे तो देखिए, लाइन आपकी कुछ इस तरह से गुजरने वाली है, और यहाँ पर मेरे पास अभी क्या आ रहा है, x - 2y और ग्रेटर या इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। बिंदु लिखना चाहें तो ये बिंदु आपका है यहाँ पर 0 0, और ये आपका बिंदु क्या है, 20,10, ठीक है ना।
अब देखिए इनका जो क्षेत्र है उभयनिष्ठ उसका पता लगाना है कि क्षेत्र आपका इधर किसका क्या बनेगा वो देखिए। तो इसमें आपको शुरुआत में जो एसमिका दी गई है उनसे जांच करनी है। तो देखो हम पहले इस एसमिका की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखो जांच हमेशा मूल बिंदु से करनी है, अगर रेखा मूल बिंदु से पासिंग नहीं होती है तो, और अगर मूल बिंदु से पासिंग होती है तो आप उसकी जांच मूल बिंदु से नहीं कर सकते। तो देखो जैसे मेरे पास आ रही है x + 2y 120 आ रही, ठीक है ना। तो आप मूल बिंदु के साथ इसका मान x का और y का 0 0 करो तो बिल्कुल ये सत्य बात है क्योंकि 0 से बड़ा होता है 120। तो ये रेखा है, इसकी दिशा किधर रहेगी, बिल्कुल मूल बिंदु की ओर रहेगी, ठीक है ना। अब हम देखो सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी x + y ग्रेटर या इक्वल क्या रहा है 60। x का और y का मान आप 0 0 रखो, 0 बड़ा किससे 60 से। अब देखो 0 60 से बड़ा तो ये बिल्कुल असत्य बात है क्योंकि 0 कभी 60 से बड़ा नहीं होता है। तो ये रेखा आपकी मूल बिंदु से दूर जाएगी, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना। उसके देखो बाद हम बात करते हैं किसकी, रेखा नंबर 3 की। तो देखो 3 नंबर रेखा आपकी है ये x - 2y ग्रेटर इक्वल क्या रहा है 0, क्योंकि ये रेखा आपकी मूल बिंदु से पासिंग हो रही है, इसलिए आप इस रेखा की जांच मूल बिंदु पर नहीं कर सकते क्योंकि 0 और इक्वल 0, तो 0 0 में आप कोई संबंध नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि 0 आपका बड़ा है या छोटा है 0, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी जांच आपको किसी करनी पड़ेगी, कोई अन्य बिंदु आपको लेके करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने कोई अन्य बिंदु यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ये मान लो मेरे पास कोई 0 20 बिंदु है, मैं इस पर जांच करूँगा। अब देखो 0 20 पर जांच करने का मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 रखो और y का क्या रखो 20। तो 0 - 2 × 20 ग्रेटर 0 और माइनस में 40 ग्रेटर क्या रहा है 0। ये बिल्कुल असत्य बात है, इसका मतलब इस रेखा का मुंह है वो इधर नहीं होगा, इसका मुंह इससे विपरीत दिशा में होगा, यानी इधर होगा। अब देखो तीनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, और देखो बाकी देखो दो आपकी होगी x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, आप केवल प्रथम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, तो क्षेत्र आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो क्षेत्र आपका है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब देखो मैनुअली आपको क्या करना है, एक तो ये बिंदु कहाँ मिलना है, A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D। हमारे पास मैनुअली यही बिंदु काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला बिंदु आपका जो D बिंदु है यहाँ पर, इस D बिंदु के कितने निर्देशांक आपके, ये आपके हैं 60,0 है, ठीक है ना, D बिंदु के निर्देशांक। अब हमें इन चारों बिंदुओं क्या चाहिए, बिल्कुल निर्देशांक आपको चाहिए। तो देखो हमें A और B के मान पता नहीं, पहले हमें यहाँ पर A और B का मान पता नहीं है। देखो जब आप ग्राफ में ये प्रश्न सोल्व करें तो आपको डायरेक्ट वहाँ पता लग जाएगा ये दोनों कहाँ काट रही है आपस में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो ये मान है अलग से हमें इसको सरल करके पता लगाना पड़ेगा कि इसका मान कितना रहा है। ग्राफ में तो आपको से पता लग जाएगा, ठीक है ना, दोनों कहाँ काट रही है। तो देखो पहले ये दोनों काट रही है, यानी ये काट रही है और ये काट रही है। ये तो आपकी है x + y = 60 और ये इसके साथ काट रही है x - 2y = 0। इनको देखो जब आप घटाते हो कट रहे हैं 3y = 60 और y का मान क्या है मेरे पास 20 आएगा। जब y का मान 20 आएगा तो x का कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु क्या बन जाएगा आपका 40,20। तो ये तो मेरे पास आ गया 40,20, ये तो आपका हो गया बिंदु नंबर A, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में, अब देखिए दूसरा जो बिंदु आपका B बिंदु आ रहा है, B बिंदु पर देखो कितने निर्देशांक है, ये रेखा और ये दोनों काट रही है, यानी एक तो काट रही है आपकी x - 2y = 0 और दूसरी मेरे पास क्या है x + 2y = 120। इनको देखो जोड़ दोगे तो ये दोनों कट रहे हैं आपस में, 2x बराबर आ गया 120, x आएगा मेरे पास कितना 60 आ जाएगा। जब x का मान 60 आ गया है तो y का पता लगाना है कितना आएगा, तो y का मान क्या हो गया 30 हो गया। फिर जब x का 60 है तो y कितना है 30 है। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो कितना बनेगा आपका 60,30, ये बनने वाला है। कौन सा, ये आपका बिंदु B आपको इस तरह से प्राप्त हो गया है जो है 60,30 और ये कितना है 40,20 और D आपका आ रहा है 60,0 और C आपको दिया गया है 120,0। ये इतना करने के बाद में अब देखो आपको अपना रिजल्ट कैसे निकालना है। तो रिजल्ट देखो निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लिखोगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा ये कि दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, यानी आपको लिखना पड़ेगा दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत यानी जो आपका ए बी सी डी
उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। जब ये आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सुसंगत हल के लिए आपको सारणी बनानी है, यानी सुसंगत हल के लिए सारणी। आप टेबल प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए, जो फेसिबल सॉल्यूशन है उसके लिए आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो 3 पॉइंट मान लेंगे। यहाँ तो आ जाएगा आपका कोणीय बिंदु आ जाएगा, कोणीय बिंदु। यहाँ पर एक तो आप x निर्देशांक, यहाँ y निर्देशांक, यहाँ जो आपका आ जाएगा उद्देश्य फलन यानी z आ जाएगा आपका उद्देश्य फलन यानी z, और z का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, जो है 5x प्लस 10y, ये आ रहा है। अब देखिए ये टेबल आपको प्रिपेयर कैसे करनी है। कोणीय बिंदु देखो पहले आपका यहाँ पर a आ रहा है, फिर b, फिर c आ रहा है, फिर बाद में आ रहा है d। तो यहाँ देखो जो a है वो तो आपका बनेगा 40,20 बनेगा, b बनेगा आपका 60,30, और जो c बनेगा वो आपका बनेगा कितना 120,0 बनेगा, और जो d बनेगा वो बनेगा आपका 60,0। अब देखो यहाँ पर x निर्देशांक तो आपका आ रहा है 40 और y आ रहा है 20, फिर यहाँ पर ये आ रहा है 60 और ये आ रहा है 30, फिर ये 120 आ रहा है और ये आ रहा है 0, फिर ये आ रहा है 60 और ये आ रहा है 0। अब देखो z का मान कैसे निकलेगा, जब पहले आपने यहाँ पर 40-20 रखा तो मान आपका आएगा 5 गुणा 40 प्लस 10 गुणा 20, और देखो सरल करने पर आपका मान कितना देगा, 20 पंजे 100, सॉरी 4 पंजे 20, 200 गया मान आपका, ये हो गया 200, कितना मान आ गया आपका 400 मान आ गया यहाँ पर। यानी ये आपके मान दोनों कितने आ रहे हैं, 200 यानी 400 मान आपका आ रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके। अब आपने 60 और 30 रखा तो 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 30, तो ये देखो आपका 300 मान है, और ये भी 300 है, कितना मान हो गया आपका 600 हो गया। फिर देखो ये मान आप जब 120 को मान 0 रखोगे तो 5 गुणा 120 प्लस 0,10, तो आपका मान आ गया ये 12×60, 600 हो जाएगा ये मान आपका। और उसके बाद देखो जब आप 60,0 लेंगे तो 60,0 लेने का मतलब 5 गुणा 60 प्लस में 10 गुणा 0, और इसको सरल करोगे तो आपका मान आ जाएगा 300 आ जाएगा ये मान आपका 300। जब इस सवाल में आपको देखो अधिकतम का बिंदु पूछा है ना, तो देखो आपको अधिकतम के यहाँ पर 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, एक तो ये भी अधिकतम का बिंदु है और ये भी क्या आपका अधिकतम का बिंदु है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, जब आपसे यहाँ पर अधिकतम मान पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी बिंदुओं 60, 30 तथा 120 0 से जाने वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर अधिकतम मान कितना आएगा आपका, वो आ जाएगा कितना 600 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लिया है। दूसरा, अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, जो अब न्यूनतम मान पूछ ले आपसे, तो न्यूनतम मान का मतलब जो कम से कम मान आपका 300 आ रहा है, ये तो केवल एक ही बिंदु पर आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी बिंदु 60 0 पर निम्नतम मान मेरे पास कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 60 तथा y बराबर 0 पर निम्नतम मान कितना आ गया है 300 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से हल करना था, ठीक है ना। तो ये तो अभी हमने क्या सीखा है, जो क्वेश्चन था आपका कौन सा, ये इस टॉपिक से संबंधित यानी 15 की प्रश्नावली संबंधित हमने उसकी स्टडी की है। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आएंगे। और अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आज हमने ये 15 की प्रश्नावली पढ़ी है, कल हम 16 की प्रश्नावली है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार और ये धन्यवाद।